जी कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 71। आज के लेक्चर में हम ये 5 कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हम मिलते जुलते कंसेप्ट्स हैं और इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि 25-30 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपने प्रिंसिपल्स को समझ लिया, थ्रेट्स को समझ लिया और सेफगार्ड को समझ लिया तो बेसिकली चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हमने सिर्फ सिचुएशन को समझना है। सिचुएशन को, इसमें जितने भी थ्रेट्स आएंगे हम सारे थ्रेट पढ़ चुके हैं। इसमें जितने फैक्टर्स ऑफ इवैल्यूएशन आएंगे हम तकरीबन सारे फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। इसमें जितने सेफगार्ड्स आएंगे हम सारे पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप वाला काम है, लिंक करना है। अच्छा, ये सिचुएशन है, समझना है सिचुएशन को, और फिर देखना है कि जो हमने थ्रेट्स पढ़े थे कौन कौन से सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। समझना है, सोचना है कि वो जो फैक्टर्स पढ़े थे कौन कौन से सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। समझना है कि जो सेफगार्ड्स पढ़े हैं रेलिवेंट कौन कौन से, यानी थ्रेट्स भी सारे पढ़ चुके हैं, अब फैक्टर्स टू इवैल्यूएट भी सारे पढ़ चुके हैं, सेफगार्ड्स भी सारे पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ ये देखना है कि कौन सा थ्रेट, कौन सा फैक्टर, कौन सा सेफगार्ड किस सिचुएशन से रेलिवेंट है। इवन अगर मैं आज आपको ये कह दूं ना कि सारे के सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लें और सारे के सारे वॉल्यूम 2 के चैप्टर के क्वेश्चन करके, आप अभी भी इस काबिल हैं कि उसको कर सकें। लेकिन चूंकि हाँ यही कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो आदत होती है साथ ही उंगली पकड़ के साथ साथ चलना है। इसलिए मैं भी सारे के सारे अभी आपको नहीं दे रहा, बल्कि आपको डेली बेसिस के ऊपर हम कुछ ना कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। उनके आपको होम असाइनमेंट्स दी जाएंगी और फिर उन होम असाइनमेंट्स की डिस्कशन होगी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप कवर करते जाएं। आपको टाइम भी मिले बाकायदा असाइनमेंट सारे पढ़ने का, सोचने समझने का, और अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ ही साथ आप उस क्वेश्चन को भी पूछ लें, उसकी डिस्कशन भी हो सके। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अब हमने सिर्फ सिचुएशंस को पढ़ना और समझना है। नई सिचुएशंस क्या होंगी? सिचुएशंस हमारे लिए नई हो सकती हैं। थ्रेट, फैक्टर्स टू इवैल्यूएट, सेफगार्ड्स, ये नए नहीं होंगे। इक्का दुक्का शायद कोई आएगा किसी सिचुएशन में, तो हम साथ साथ उसको कवर करते जाएंगे। तो इसीलिए इस चीज से परेशान नहीं होना आपने कि ये 5 सिचुएशंस आज हम डिस्कस करेंगे। ये असल में मिलती जुलती, एम्प्लॉयमेंट से मिलती जुलती हैं, इसलिए मैंने इन सबका इकट्ठा ग्रुप बना के मैंने कहा डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपको जो प्रीवियस होम असाइनमेंट दिए थे उसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, होम असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी डिस्कशन आपको YouTube के जरिए से शेयर की जाएगी, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम क्लास में डिस्कस करें। कॉम्बिनेशन होता है ना, 50-50 काम चलता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम 1 में 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे। कौन कौन से? 9 और 11 का पार्ट 2। जो 9 है वो तो आपको डिस्कशन के जरिए से मिलेगा, 11 का पार्ट 2 ये हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। नहीं पढ़ा जा रहा है ना आप स्टैंड वाले भाई? नहीं पढ़ा जा रहा तो बुक से पढ़ ले। क्वेश्चन 11, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, डिस्कस द पॉसिबल थ्रेट्स। थ्रेट्स को अंडरलाइन कर लें, इसी लफ्ज से पता चल गया कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन। डिस्कस द पॉसिबल थ्रेट्स व्हिच में अराइज, देयर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस को भी अंडरलाइन करें। फैक्टर्स वेल एंड अ सेफगार्ड रिक्वायर्ड टू मिटिगेट दीज थ्रेट्स। सेफगार्ड्स भी अब देखें, पास पेपर का क्वेश्चन है, वो मेरी बात सच साबित होगी ना। 3 चीजें पूछता है, तीनों चीजें पूछ रहा है, थ्रेट, सिग्निफिकेंस, सेफगार्ड्स। अब हमने उधर उसने ऊपर 2 सिचुएशंस बताई हुई हैं, लेकिन आपको पता है आई कैप दिखाता कुछ हो रहा, लगाता कुछ और। तो इसमें देखना है आपने, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूं, आपने देखना है इसमें कोई हिडन और थ्रेट तो नहीं है। कह रहा यू हैव रिसेंटली बीन प्रमोटेड एज ए पार्टनर इन द एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक फर्म है, उसका एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। एक होता है एश्योरेंस डिपार्टमेंट, एक होता है नॉन एश्योरेंस डिपार्टमेंट। एश्योरेंस डिपार्टमेंट कौन सा होता है? जो ऑडिट करता है, जो रिव्यू करता है, यानी जो एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करता है। और नॉन एश्योरेंस डिपार्टमेंट कौन सा होता है? जो ऑडिट और रिव्यू के अलावा दूसरी सर्विसेज है, जैसे टैक्स सर्विसेज, जैसे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह वगैरह, और ऑडिट और रिव्यू के अलावा जितने भी सर्विस। तो आपको उसने ऑडिट डिपार्टमेंट में कहा कि आप पार्टनर बन गए हैं। योर पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स इंक्लूड शाह मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए लीडिंग कार डीलर। आपके उस फर्म के क्लाइंट्स में एक SML क्लाइंट है, शाह मोटर्स। कैसर, ए सीनियर मैनेजर एश्योरेंस इन योर फर्म, हैज बीन ऑडिटिंग SML फॉर द पास्ट 7 years। ये थ्रेट अराइज हुआ ना। एक और साथ फेमिलियरिटी, इतने अरसे से, मतलब पता है 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 3 साल से ज्यादा अगर एक ही पर्सन को हम ऑडिट टीम का हिस्सा बना के भेजें तो 4th ईयर से फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी चूंकि हमने फेमिलियरिटी थ्रेट पढ़ लिया है क्या नहीं पढ़ा?
नहीं आपको जो एग्जांपल्स दी थी उनमें फेमिलियरिटी थ्रेट, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसमें फेमिलियरिटी थ्रेट था, शाबाश, तो इसमें फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो गया। व्हाइल अपडेटिंग यू अबाउट एसएमएल कैसर इन्फॉर्म अबाउट फॉलोइंग। अच्छा बताइए आगे तो जो बता रहा है सो बता रहा है, यहाँ पे थ्रेड राइज हो गया, क्या करना चाहिए? सबसे पहले थ्रेड बताइए, थ्रेड कौन सा राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेड। क्या कोई और थ्रेड भी राइज होता है? अच्छा अब यहां पे आपने जजमेंट नहीं, अगर एक सिचुएशन आपकी बुक में डिस्कस हुई है उस पे जजमेंट अप्लाई नहीं करनी, ये बताया कि नहीं बताया? तो जरा बुक में खोल के मुझे बताइए जहां पे वो लॉन्ग एसोसिएशन की बात करता है। लॉन्ग एसोसिएशन तो नहीं करवाया मैंने आपको? नहीं, हाँ मैं यही तो मैं कह रहा था, नहीं करवाया, नहीं वो कह रहा था। हाँ चलिए ठीक है, फिर इसको रहने, इसको सिर्फ इतना रखते हैं। फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है, एग्रीड। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बताइए? सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बता दे भाई, अभी पढ़ा नहीं हुआ लेकिन कॉमन सेंस से बताएं। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर से डिपेंड करती है? नंबर 1 पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन फर्म, दूसरा इसमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप कहां से, उसका कोई रिलेशनशिप क्लाइंट में थोड़ा ही है। टाइम पीरियड देखेंगे ना, टाइम पीरियड देखेंगे हमारे इंडिविजुअल की पोजीशन क्या है इस क्लाइंट पे, उसका रोल क्या है टीम के अंदर, टीम के अंदर रोल क्या है, कितने टाइम पीरियड, कितना अरसा हो गया है इसको ऑडिट करते हुए। मेरा 2 लिखने काफी है, काफी है। सिग्निफिकेंस भाई ये क्लियर है। अच्छा सिग्निफिकेंस में एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं, कंक्लूजन नहीं लिखना कि थ्रेट हाईली सिग्निफिकेंट है, थ्रेट मॉडरेटली सिग्निफिकेंट है, ये नहीं लिखना, सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं। सिर्फ के सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट विल डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, नीचे 2 3 4 जितने हैं वो लिख दिए। कंक्लूजन के सिग्निफिकेंस हाई है कि लो है ये कंक्लूजन नहीं देना। थ्रेट सेफगार्ड्स में क्या लिख सकते हैं? रोटेट कर लें इसको, शाबाश, या रिस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके काम, बिल्कुल ठीक, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लें। ओके नेक्स्ट 1 को स्किप कर रहा हूं क्योंकि असाइनमेंट में पार्ट 2 था। एसएमएल हैज हायर्ड ए न्यू हेड ऑफ मार्केटिंग, नए हेड ऑफ मार्केटिंग उन्होंने हायर किया। His son Amjad is expected to be included as a junior team member in SML's audit team. अच्छा एक स्टूडेंट कहने लगा सर इसमें तो कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि सर लिखा है एक्सपेक्टेड है टू बी पार्ट ऑफ, अभी ऑडिट टीम का पार्ट हुआ तो नहीं है, तो जब हुआ ही नहीं है तो फिर थ्रेट कैसे राइज हो गया? अभी तो थ्रेट राइज नहीं हुआ। लेकिन याद रखें प्रपोजल जब कंसीडर हो रहा है तो इसी वक्त भी तो हम बताएंगे कि अगर ये टीम का हिस्सा बन जाता है तो थ्रेट राइज होगा, उसकी सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करेगी, सेफगार्ड ये अप्लाई करने पड़ेंगे हमें। क्या बताइए अभी हमें थ्रेट डिस्कस करना चाहिए कि नहीं? अभी सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, थ्रेट फिर भी राइज हो जाता है। आपको केस स्टडी का एक एग्जांपल दी थी कि हमारे क्लाइंट ने हमारे सीनियर को कहा था तुम्हारे आर्टिकल्स को 2-3 महीने रह गए हैं, तुम ऐसा करो आर्टिकल्स कंप्लीट होने पे हमारे पास जॉब कर लेना। अब सीनियर अभी सोच रहा है कि मैं जॉब कर लूंगा, अभी की नहीं है, क्या थ्रेट राइज हो जाता है? बिल्कुल, कोई इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए इस सिचुएशन में भी थ्रेट राइज हो गया। अब ये आपने गैस करना है, इसमें एक ही चीज काम की है, ये गैस करना है कि सिचुएशन कौन सी है, ये कौन सी सिचुएशन है, फैमिली एंड पर्सनल सिचुएशन कौन सी है, थ्रेट नहीं पूछ रहा, सिचुएशन कौन सी है। सिचुएशन से मुराद हेडिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव की फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, बस ये आपने लिंक बनाना है केस स्टडी का अपने कंसेप्ट के साथ, उसके बाद सारा आपने छाप देना, बाकी सारा क्वेश्चन छाप कि उसमें थ्रेट वही, सेफगार्ड वही, फैक्टर्स वैल्यूड भी वही। क्लियर? कौन सा थ्रेट राइज होता है? हाँ? अमजद कैसर का बेटा है? नहीं भाई, अमजद तो हेड ऑफ मार्केटिंग का बेटा है, कैसर का नहीं है भाई, तो हेड ऑफ मार्केटिंग का है, कैसर से पूछ के आ जा भाई। ये बात समझ आ रही? असल स्किल क्या है कोड ऑफ एथिक्स में? क्वेश्चन पढ़ के उस सिचुएशन पे जाना, क्वेश्चन पढ़ के सही सिचुएशन पे जाना, फिर उसके बाद उसके थ्रेट्स और फैक्टर्स और सेफगार्ड्स वो रूटीन वाले हैं, वो वही है जो आपने याद किए होंगे, जो उधर लिखे होंगे। ठीक है? अच्छा इसमें बताइए, हाँ अगर याद किए हो डेफिनेटली, कौन सी वाली सिचुएशन है?
फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। थ्रेट कौन सा है? फेमिलियरिटी। क्या फेमिलियरिटी थ्रेट के अलावा कोई और थ्रेट राइज होता है? जिससे पूछ रहा हूं वही बताए। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अलावा कोई और थ्रेट राइज होता है? इंटिमिडेशन थ्रेट के अलावा कोई और थ्रेट राइज होता है? जरा देखिए तीनों थ्रेट लिखे हुए, आपने 3 थ्रेट मुझे बताए हैं, बताइए तीनों थ्रेट लिखे। अच्छा मुझे बताइए अगर 3 थ्रेट 3 लिखे हुए, 2 समझ में आया, 1 समझ में नहीं आया तो याद कर ले, रटा लगाए, सिंपल सिंपल। फैक्टर्स, इसमें सिग्निफिकेंस, इसमें सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है भाईजान? सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पोजीशन ऑफ टीम मेंबर इन आर टीम, नेचर ऑफ रिलेशनशिप और पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन क्लाइंट, इन पे डिपेंड कर ये। अच्छा आगे ये नहीं बताना कि चूंकि पोजीशन हमारे वाले बंदे की जूनियर की है तो थ्रेट कम होगा, इस तरह की डिस्कशन नहीं करना। फिर इसके बाद सेफगार्ड्स, रीस्ट्रक्चरिंग रिस्पांसिबिलिटी। रीस्ट्रक्चर रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या है? कि उसके बेटे की रिस्पांसिबिलिटी रोटेट कर दें कि वो अपने बाप के काम का ऑडिट ना कर रहा हो, और उसके काम का एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवा लिया जाए या उसे रिमूव भी कर दें। अच्छा यहाँ पे एक बात क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि अगर हम उसको रिमूव कर दें, भाईजान पीछे चला जाए यार, नहीं मुझे डिस्टर्बेंस होती है फिर मैं दो ना। तो क्या बताने लगा था? हाँ, अगर एक जहन में क्वेश्चन आता है कि अगर रिमूव कर दिया जाए तो भी काम हो जाएगा, थ्रेट खत्म। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए तो भी हो जाएगा। प्रैक्टिकली हम दोनों में से कोई ये काम करते हैं, या रिस्ट्रक्चर कराते हैं या रिमूव कराते हैं, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन में आपने ऑल पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है, क्योंकि हमने सारी सेशंस देनी है आगे जो उनको मंजूर हो। ठीक है, तो आपने सारी। अच्छा एक और इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट जहन में आता है बाज़ स्टूडेंट के कि जो बाप है फादर वो तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई ज्यादा लिंक नहीं होता, तो क्या स्टिल थ्रेट राइज होता है? सब स्टिल थ्रेट राइज होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फेमिलियरिटी तो है, तो क्लाइंट रिलेटिव हमारा किसी भी पोजीशन पे हो, क्लाइंट उसके जरिए से हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर सकता है। जी 11 पार्ट 2 क्लियर। अच्छा फिर इसके बाद वॉल्यूम 2 में से कौन सा क्वेश्चन था? नहीं अभी जो मैंने आपको नोट करवाए थे 14B, 1 मिनट है, 1 मिनट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जिनकी क्लास में, जिन क्वेश्चंस को होम असाइनमेंट के जिन क्वेश्चंस को मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा उनकी आपको वीडियो अलग से मिल जाएगी। 14 का B। अगेन रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट। कैटेगरीज ऑफ थ्रेट मतलब कौन सी कैटेगरी का थ्रेट है? ठीक, हाँ जी। That may be involved in each of the following independent situation, जो कि इनमें से हर सिचुएशन में हो सकता है। And advise the partner of the concerned firm with regard to the possible course of action that may be followed in each situation। और बताइए possible course of action क्या होगा? अच्छा यहाँ पे मुझे बताइए, उसने स्पेसिफिकली थ्रेट पूछे हैं, स्पेसिफिकली कोर्स ऑफ एक्शन यानी सेफगार्ड पूछा है, सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स स्पेसिफिकली नहीं पूछे, क्या हम इंक्लूड करेंगे? यस, अगर डिस्कस हुए हमारी बुक में तो हम इंक्लूड करेंगे। शायद इक्का दुक्का सिचुएशन के फैक्टर डिस्कस नहीं हुए उनको रहने देंगे, वरना बाकी जिस सिचुएशन के भी फैक्टर्स उसने हमें बताए हैं, चाहे पूछे या ना पूछे, हमने उसको डिस्कस करना है। असल में ये जो वर्ड है ना डिस्कस, ये इसका मतलब है हमने कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो हम थ्रेट भी बताते हैं, उनके फैक्टर्स भी बताते हैं, ठीक है। नहीं नंबर 3 आपको रूल ये बताया है कि आपने हर केस स्टडी में थ्रेट्स को भी बताना है, सिग्निफिकेंस को भी बताना है, सेफगार्ड्स को भी बताना है। चलिए, सिग्निफिकेंस चाहे पूछे चाहे ना पूछे, हमने उसे क्लास में बताना है। आगे इसका ताल्लुक मार्क्स से नहीं है। सिग्निफिकेंस, और वैसे भी सिग्निफिकेंस में लिखने में कितना टाइम लगता है आपको पता है? वो 3-4 वर्ड्स होते हैं सिर्फ एक सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स के। जी तो पार्ट कौन सा था? बी। It has been discovered that father of one of trainees posted on the audit of Chalak Limited has a financial interest in CL. Financial interest in CL. Family and personal relationship. क्यों? फादर आ तो गया है, हाँ फादर उधर क्लाइंट पे एम्प्लॉय नहीं है, फादर तो घर बैठा है, क्लाइंट पे एम्प्लॉय नहीं है,
इसीलिए इसमें फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट, ये कौन सी सिचुएशन बनी? जो सिचुएशन पे पहुंच गया सारा क्वेश्चन उसका उधर ही नॉकआउट हो गया। सही सिचुएशन पे पहुंच जाना ही कमाल है यहाँ पे। इसके अलावा बाकी सारा रिप्रोडक्शन का कोड ऑफ एथिक्स 90% रिप्रोडक्शन है। 90% आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा असाइनमेंट आपने किया 90%। आपने सिर्फ 10% में क्या डिसीजन करना है? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सही सिचुएशन पे पहुंचना है, हेडिंग कौन सी है, उसके बाद सारा रिप्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे याद आया, स्टूडेंट एक और क्वेश्चन पूछते होते हैं, कहते हैं सर हमने ना घर जाके बड़े गौर से पढ़ा थ्रेट्स को भी और सेफगार्ड्स को भी, थ्रेट्स को भी सेफगार्ड को भी। थ्रेट हैं 2, सेफगार्ड हैं 4। आपने हमें आधा कंसेप्ट बताया, आपने ये बताया सिचुएशन में थ्रेट कौन से राइज होंगे, आपने ये बताया सिग्निफिकेंस के फैक्टर कौन से होंगे, आपने ये बताया सेफगार्ड्स क्या होंगे। ये नहीं बताया कौन कौन से थ्रेट के लिए कौन कौन सा सेफगार्ड है। ऊपर 2 थ्रेट है, नीचे 4 सेफगार्ड है, बताइए कौन से वाला सेफगार्ड किस वाले थ्रेट से रिलेट करता है, ये तो बताया ही नहीं आपने। तो याद रखिएगा हमेशा थ्रेट्स और सेफगार्ड सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, यानी जो सेफगार्ड हमने बता रहे होते हैं ना, सेफगार्ड वो सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, थ्रेट के लिहाज से नहीं होते। आपने सेफगार्ड को सिचुएशन से लिंक करना है, थ्रेट से नहीं करना। तो इसीलिए चूंकि सेफगार्ड्स सिचुएशन के होते हैं तो आप एक ही सिचुएशन के अंदर जितने थ्रेट्स हैं वो भी इकट्ठे लिख सकते हैं और जितने सेफगार्ड्स हैं वो भी इकट्ठे लिख सकते हैं। हर थ्रेट का अलग सेफगार्ड, हर थ्रेट का अलग सेफगार्ड ऐसे नहीं होता, बल्कि हर सिचुएशन के अलग सेफगार्ड्स होते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो आपने आइंदा कभी अगर आप ज्यादा गौर कर रहे हो ना ऑडिट में, तो आपने ये नहीं सोचना अच्छा ये वाले 3 सेफगार्ड तो इस वाले थ्रेट के लिए है, इस वाले थ्रेट के लिए कौन सा सेफगार्ड है, तो वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। वो सारे के सारे थ्रेट सारे के सारे सेफगार्ड से एड्रेस हो जाते हैं। क्लियर? यानी सारे सेफगार्ड सारे थ्रेट्स को एड्रेस करते हैं जी। तो ये हमारी सिचुएशन कौन सी हुई थी? नहीं, सिचुएशन कौन सी थी? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो इसमें थ्रेट कौन सा राइज होता है? अच्छा अब सुने, मैं आहिस्ता आहिस्ता ना आपका कंसेप्ट मजीद आगे लेके चल रहा हूँ। तकरीबन 80% चीजें मैंने बता दिया, लेकिन कुछ चीजें रिफाइन कर रहा हूँ। एक तो मैंने आपको ये बता दी कि आपने सिचुएशन के लिहाज से थ्रेट याद करने और सेफगार्ड अलग अलग करने की कोशिश नहीं करनी कि इस थ्रेट का ये सेफगार्ड, इस थ्रेट का वो किसी क्वेश्चन में हो जाता, किसी में नहीं हो पाएगा। इकट्ठा करना है, इकट्ठे थ्रेट्स, इकट्ठे फैक्टर्स और इकट्ठे ही सेफगार्ड। फिर अगला क्वेश्चन अगली टिप एग्जाम में जब आपने लिखना है ना थ्रेट, तो सिर्फ ये नहीं लिखना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, आपने अपने सेंटेंस फॉर्म में इसको ऐसे लिखना है कि रीजनिंग भी कवर हो जाए साथ ही। जैसे ये नहीं लिखना दिस सिचुएशन क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट या सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये नहीं, बल्कि क्या लिखना है होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन ऑडिट क्लाइंट बाय फादर ऑफ टीम मेंबर क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। समझ रहे हैं? अब अच्छा, अब इससे उसे पता चल गया, अब इसे क्वेश्चन को लिंक नहीं करवाया आपने, आपने अपने सॉल्यूशन के अंदर ही उसकी रीजनिंग दे दी। ये जरूरी है, ये जरूरी है, इसलिए कि आगे एक खास किस्म की केस स्टडी आएगी, खास किस्म की, उसमें इस तरीके से आप आंसर करेंगे फिर ही मार्क्स मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। तो आपने जब कभी थ्रेट्स लिखना है सिर्फ इतना नहीं लिखना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, बल्कि उसे रिलेट करना है रीजनिंग के साथ कि किस रीजन की वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हो रहा है। ठीक है? तो होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एश्योरेंस क्लाइंट बाय फादर ऑफ ए टीम मेंबर ऑफ ए ट्रेनी क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड और कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन कैसे होगा? इंटिमिडेशन इस सिचुएशन में होगा? नहीं होगा, सिर्फ सेल होगा। एम्प्लॉय होता तो होता, एम्प्लॉय नहीं है, यही तो बताया है। एग्जाम में बैठ के ना आपका जो मैं आपके साथ सलूक कर रहा हूं ना, आपका माइंड आपके साथ सलूक करेगा, आपको कहेगा नहीं इसमें वो भी लिख, इसमें वो भी लिख, इसमें वो भी थ्रेट लिख। तो आपको पक्का होना चाहिए कि इस सिचुएशन में कौन कौन से थ्रेट आते हैं। क्लियर? ये 14B में कोई और प्रॉब्लम? इसमें फैक्टर्स टू वैल्यूएट नहीं दिए हुए, चले नहीं दिए हुए तो आपने देने हैं, मैं मेंशन नोट कर लेता हूं, आइंदा से मैं इनको इंक्लूड कर लूंगा। असल में 3 अटेम्प्ट्स पहले तक वो फैक्टर्स नहीं पूछता था, अब रिसेंटली उसने फैक्टर्स ज्यादा पूछने शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए हमने रूल बना लिया है कि हमेशा सोल्यूशन का हिसाब बनाएंगे। तो मैं नोट एक दफा सारे गो थ्रू कर लूंगा सारे क्वेश्चन को, जिन जिन में फैक्टर्स नहीं दिए हुए उनमें इंक्लूड कर लूंगा, लेकिन होने चाहिए और आपने लिखने लाजमी है। अब कौन से फैक्टर्स लिखने बताने की जरूरत तो नहीं है, वो वॉल्यूम 1 से आप पिक कर लेंगे।
इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन? 11B। हाँ जी, नहीं पहले रिक्वायरमेंट भी, ताकि हमें पता, ये तो हम तैयार हों कि एग्जाम में कैसे। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स विच में बी इन्वॉल्व्ड एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस। थ्रेट्स पूछ रहा है, थ्रेट से हमें पता चल गया कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है, और फिर सेफगार्ड से भी पता चल गया। सिग्निफिकेंस नहीं पूछ रहा, लेकिन हमारे सोल्यूशन का हिस्सा लाजमी होनी चाहिए। बी पार्ट, नासिर इज द ऑडिट मैनेजर ऑन ऑडिट ऑफ डायमंड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। नासिर हैज इन्फॉर्म्ड दैट हिज फादर ओन्स 10,000 शेयर्स इन डीएल। वही वाला रिपीट हो गया ना। तो एक मिनट ठहरिए, आप पहली लाइन क्या लिखेंगे मेरे भाई, एंड वाले भाई? थ्रेड्स की पहली लाइन क्या लिखेंगे? होल्डिंग ऑफ शेयर बाय फादर ऑफ आवर ऑडिट मैनेजर ब्रैकेट में नासिर क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इंश्योरेंस क्लाइंट, बिल्कुल, इन ऑडिट क्लाइंट क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्लियर हो गया कैसे आपने लिखना है? बाकी सारे वही। सिग्निफिकेंस के फैक्टर, सिग्निफिकेंस इस सिचुएशन में सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स कौन से हैं? नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशन। अब थोड़ा सोचते समझते नहीं है, ये मैंने हिसाब लगाया। इसमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप तब देखना है जब क्लाइंट के किसी एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप हो। यहां पे अगर फादर एम्प्लॉय होते क्लाइंट के, फिर नेचर ऑफ रिलेशनशिप लिखते। क्लाइंट में कोई हमारा जब रिलेटिव है ही नहीं, क्लाइंट में कोई रिलेटिव है ही नहीं, तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप कहां से आ गया? क्लाइंट में कोई रिलेटिव है ही नहीं, नेचर ऑफ रिलेशनशिप का नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्या आएगा? रोल ऑफ इंडिविजुअल इन द टीम और मैग्नीट्यूड या मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कितने अमाउंट है शेयर होल्डिंग की। इसने 2 लिख दिया, ये भी काफी, अभी फिलहाल 2 लिख दिया, वो भी काफी है। सेफगार्ड्स, अच्छा ये लिखेंगे डिस्पोज ऑफ के कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा अभी चूंकि स्टार्ट है हमारा, इसलिए मैं आपको रियायत दे रहा हूं कि चलो सिर्फ डिस्पोज लिख दो ताकि मेन सेफगार्ड पूरे हो जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आपसे कंप्लीट सेंटेंस भी सुनूंगा। कल से कंप्लीट सेंटेंस सुनना मैंने कि डिस्पोज ऑफ नहीं, बल्कि क्या लिखना चाहिए कि हाँ कि फादर ऑफ नासिर शुड बी कन्विंस्ड टू डिस्पोज ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन एश्योरेंस क्लाइंट। फिर इसके बाद आगे सिर्फ ये नहीं लिखना रिमूव, बल्कि लिखना है इफ शेयर होल्डिंग इज नॉट डिस्पोज्ड देन नासिर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एंगेजमेंट टीम। ठीक है, और सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी अपॉइंटेड टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड बाय नासिर। कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में, वरना नंबर नहीं देगा। इसमें कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्रेट्स में सिर्फ थ्रेट लिख देते हैं, उसको लिंक नहीं करते सिचुएशन के साथ। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सिर्फ ये। दूसरी कॉमन मिस्टेक क्या है, फैक्टर सिग्निफिकेंस के नहीं लिखते क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा ही नहीं। तीसरी मिस्टेक क्या है, कीवर्ड्स लिख देते हैं, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में सेफगार्ड नहीं लिखते और समझ रहे होते हैं कि सारी, हालांकि जो चीजें लिखी सारी ठीक ही लिखी है, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिलते। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। बी में कोई प्रॉब्लम? और कौन सा क्वेश्चन? जी हाँ जी, हाँ क्वेश्चन में अगर शाबाश, उन्होंने कहा सर डिस्क्लोज करने वाली बात भी तो आती है। क्वेश्चन में उसने कहा हुआ कि डिस्क्लोज कर दिया नासिर हैज इन्फॉर्म्ड, नासिर हैज इन्फॉर्म्ड, इसलिए यहां पे डिस्क्लोज वाली बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये बात ना लिखी होती फिर डिस्क्लोज वाली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 5, your firm has requirement, evaluate the threats which may arise, evaluate the threat, discuss the threat, मतलब वही कि थ्रेट भी बताओ कौन से हैं और सिग्निफिकेंस भी बताओ। सेफगार्ड अभी नहीं, सेफगार्ड आगे कहता है which may arise in the above situation, also discuss safeguards required to mitigate such threat, सेफगार्ड भी बताओ। अच्छा अब बताए, अच्छा अब ये देखें ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है दूसरे क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन में 1 2 करके उसने अलग-अलग सिचुएशन पूछी थी, इसमें मिक्स कर दिया। ये सिचुएशन को सामने रख के मैंने आपसे कहा था कि आपने एक्सप्लेन करते हुए लिखना है कि थ्रेट किस रीजन की वजह से राइज हो रहा है, क्योंकि जहां पे 1 2 3 लिखा वहां पे तो 1 करके लिख देंगे ना कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, उससे फिर भी पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन नंबर 1 का आपने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज करवाया। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में तो 1 2 3 है ही नहीं। अगर आप लिखेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, वो कहेगा पता नहीं इस इंफॉर्मेशन से निकल रहा है, इससे।
तो हमेशा जब कभी थ्रेड लिखें रीजन यानी सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। जब आप ये रूल याद रखेंगे ना सेंटेंस फॉर्म में लिखना है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा थ्रेड के साथ सेंटेंस बनाने के लिए उसकी रीजन होती है। Your firm has just been appointed as the auditor of GetFit Gym Limited, which operates a chain of high-end gyms and fitness center across the country. यहां तक कोई थ्रेड राइज होता है? कोई थ्रेड राइज नहीं। The managing director of GFG is a close friend of the audit manager, and the audit was awarded to your firm through this connection. बताइए क्या थ्रेड राइज होता है? बिल्कुल। कौन सा थ्रेड राइज होता है? फेमिलियरिटी थ्रेड। फेमिलियरिटी थ्रेड राइज होता है। ठीक है। अच्छा अब क्या पढ़ा था हमने? नहीं उसमें उसको कैसे लिखें? ये सिचुएशन कौन सी है सबसे? फैमिली एंड फेमिलियरिटी थ्रेड सिचुएशन नहीं होती मेरे भाई। फेमिलियरिटी थ्रेड सिचुएशन फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। अब बताइए फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप पे पहुंच गए, अब क्या करना है? अब सारा छाप दें तीनों चीजें। शाबाश। कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड राइज होगा इसमें, फेमिलियरिटी थ्रेड राइज होगा। शाबाश। फेमिलियरिटी थ्रेड राइज होगा ना, और सेल्फ इंटरेस्ट भी राइज होगा, और इंटिमिडेशन भी राइज होगा। अच्छा मुझे फेमिलियरिटी थ्रेड तो समझ आ रहा है, मुझे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड नहीं समझ आ रहा। हाँ जी, क्या उस किताब में लिखा हुआ है? उस किताब में लिखा हुआ है, कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है, तो आपने उसको शाप देना। शाप देना। जो लिखा, जो चीज आपको लिख के दे दी गई उसमें आपने जजमेंट अप्लाई नहीं करना। क्लियर? तीनों थ्रेड्स लिख देंगे। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल, रोल ऑफ इंडिविजुअल। सेफगार्ड्स, रिस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? ऑडिट मैनेजर। शाबाश। और या रिमूवल की बात भी तो कर सकते हैं, इसको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एडिशनल एंगेज कर लेंगे। क्लियर? ये इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन था? बस हो गया। चलिए बाकी जो क्वेश्चन थे वो आपको यूट्यूब के जरिए से शेयर। ओ सॉरी आगे भी आ गई। तो गिफ्ट वाला भी करवाया नहीं हुआ ना, गिफ्ट वाला पढ़ाया नहीं हुआ ना, गिफ्ट वाला नहीं पढ़ाया हुआ। हाँ, अक्सर औकात कनेक्शन के जरिए से ही क्लाइंट मिल रहे होते हैं, तो बिल्कुल, लेकिन कनेक्शन के जरिए से क्लाइंट मिलना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी कनेक्शन का ऑडिट में हिस्सा लेना ये बुरी बात है। कोई दूसरे बंदे से करवा ले, ठीक है, ताकि वो इसको फेवर ना दे ऑडिट के दौरान। जी चलिए। अच्छा मुझे बताइए हमने कौन कौन सी सिचुएशंस पढ़ ली हुई हैं? होल्डिंग शेयर्स वाली पढ़ ली हुई है, फीस वाली पढ़ ली हुई है। अच्छा फीस का कोई क्वेश्चन तो नहीं आया? अच्छा वो दूसरी केस स्टडी में है जिसकी डिस्कशन हमने, ठीक है। फीस वाला पॉइंट हो गया, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा आज हम जिन सिचुएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेट कर रही हैं, सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेट कर रही हैं। वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? इसमें कुछ शायद लिखी होंगी, कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस। ये एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस, इसमें बहुत सी सिचुएशंस हैं, आज हमने ये कवर करना। होता क्या प्रैक्टिस में कि जैसे हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स में एक डायग्राम बनाई थी, ये हमारी ऑडिट फॉर्म है और ये क्लाइंट कंपनी है, ये ऑडिटर और ये हमारा क्लाइंट कंपनी। हमने ये स्टडी किया था लॉ में कि अगर कोई पर्सन पास्ट में क्लाइंट का एम्प्लॉय रह चुका है पिछले 3 साल के अंदर, तो वो कंपनी, वो उसका ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, फर्म का पार्टनर। इससे हमें एक इनडायरेक्टली ये कंसेप्ट समझ आया कि समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट कंपनी को छोड़ के कुछ लोग फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं। प्रैक्टिस में ऐसे होता है, कॉमन है। और इससे भी ज्यादा कॉमन ये चीज है कि फर्म को छोड़ के क्लाइंट को ज्वाइन कर लेता है। जैसे अक्सर बिग 4 में काम करने का एक फायदा ये होता है कि चूंकि उनके क्लाइंट्स भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उनमें अक्सर वैकेंसीज वगैरह होती हैं। तो जब आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं
तो चूंकि उसी टीम मेंबर ने उस कंपनी में काम किया होता है, तो कंपनी की भी कोशिश होती है कि बाहर से तो बंदा हमने रखना ही है, चलिए इसने हमारे ऑडिट टीम का हिस्सा रहा था, ये हमारे सिस्टम को अच्छे तरीके से समझा हुआ है इसने, और काम भी करने वाला है, हमने देखा इसको लेट सेटिंग भी कर लेता है जब जरूरत हो, तो इसको पॉइंट कर लेते हैं। इसमें कंपनी का भी फायदा है, इसमें जो टीम मेंबर है उसका भी फायदा है कि उसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। आर्टिकल्स खत्म हो गए, फर्म सबको तो आर्टिकल्स के बाद नहीं रखती, तो उसको जॉब प्लेसमेंट मिल जाती है। फर्म का भी फायदा होता है कि उसे पता होता है कि हमारा एक्सपीरियंस बंदा जो है वो क्लाइंट पे गया है, कल कला को हमें कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, हमारे साथ इसका फ्रेंडली एटीट्यूड होगा, इंफॉर्मेशन शेयर करने में कंफर्टेबल होंगे हम एक दूसरे के साथ। तो सारी पार्टीज इस तरह की अरेंजमेंट में खुश रहती है। लेकिन ऑडिट प्रोफेशन ये कहता है, इस चीज को रोकता नहीं ऑडिट प्रोफेशन कि फर्म से क्लाइंट में लोग नहीं जाने, रोकता नहीं है, लेकिन ये कहता है कि इसमें थ्रेट अराइज होता है। अच्छा, पहले मैं आपके साथ सारी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन डिस्कस कर लेता हूं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट अराइज होता है, इसकी सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करनी चाहिए और सेफगार्ड क्या होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 क्या है कि एक बंदा ऑडिट टीम का हिस्सा था, उसने 3-4 साल ऑडिट किया, आर्टिकल्स कंप्लीट होने के बाद, या इवन मैनेजर भी बाजू का ऐसा होता है कि 2-3 साल जॉब करते हैं, फिर उसके बाद किसी अच्छी जगह कोई वैकेंसी निकले तो वो कहते हैं, फर्म को कहते हैं, सर बस अब हम जा रहे हैं, अब हम क्लाइंट इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे। तो सिचुएशन 1 क्या, ऑडिट फर्म को छोड़ के क्लाइंट कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। ये सिचुएशन ए समझ लें, ये समझ आए। अच्छा, ये सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है, केस स्टडी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए अटेंटिव होके यहां पे भी आपने समझना है, और एग्जाम का क्वेश्चन जब आएगा उसमें भी अटेंटिव होके आपने देखना है कौन सी सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, सम टाइम ऐसा होता है, असल में प्रैक्टिस में मैं आपको बता दूं, ऑडिट फर्म में काम कम करना होता है। ऑडिट फर्म को लोग पसंद क्यों करते हैं, काम करना, खासतौर पर जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आपको मैनेजर लगा देते हैं, मैनेजर ने क्या करना है, सुबह 10:30-11 बजे आना है स्कूल से, काम टीम ने करना है, रिव्यू करना है, हाँ भाई क्या क्या किया, रिव्यू किया, उसके बाद 3-3:30 बजे निकल गए। मतलब सारे ऐसे नहीं करते, लेकिन कुछ जो इस तरह की अप्रोच से काम करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं। इन शॉर्ट, फर्म में रिलैक्सेशन होती है, लेकिन माइनस पॉइंट ये होता है कि इसमें सैलरी भी निस्बतन कम होती है। तो अब अपनी पसंद, अपनी सिलेक्शन होती है। कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि नहीं, हमने पैकेज बढ़ना चाहिए, वो फिर इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्री में पैकेज बढ़ जाता है, बाद उसका डबल पैकेज भी मिल जाता है, लेकिन उसमें काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो शिफ्ट कर गए, 1.5-2 साल उधर है, 2 साल बाद पता चला हो इधर पैसे तो ज्यादा हैं लेकिन लेट शेडिंग बहुत ज्यादा है, उससे भी कहीं ज्यादा, कहते हैं नहीं वापस फर्म को चले। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कंपनी के एम्प्लॉयज रहे हैं, जो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CFO था, काम का प्रेशर या किसी और वजह से, तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं, कंपनी को छोड़ के वापस ऑडिट फर्म का हिस्सा बनते हैं। यह है सिचुएशन बी। और मजे की बात, अगर आप इस फर्म के पार्टनर हो और क्लाइंट का कोई बंदा आपके पास आ जाए, आपकी फर्म को ज्वाइन कर लिया, आपकी कोशिश क्या होगी, रख लें उसे इसी कंपनी के ऑडिट पे भेजे कि किसी और, क्या बात, इसी, क्योंकि वो उनकी सारी इची बिची जानता है, सारे सिस्टम से वाकिफ है, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो टीम को भी बहुत सपोर्ट करेगा और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में भी बहुत सी चीजें इसको ऑलरेडी पता होंगी। इसीलिए एंगेजमेंट पार्टनर की कोशिश होती है कि इसी को टीम का हिस्सा बना के भेजा जाए, और इसको फिर टीम का हिस्सा बना के भेज दिया जाता है अक्सर। ये दूसरी सिचुएशन है। पहले गौर से देख के मुझे बताइए, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी में फर्क समझ आया कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन है ये डॉट्स में लिखा हुआ मैंने, डॉट्स में सोच रहा है, सोचता है, डॉट्स आते हैं ना, सोच रहा। क्लाइंट ने कहा भाईजान आपके आर्टिकल्स खत्म होने को कितना टाइम रह गया है? मैंने कहा 1.5 महीने। क्लाइंट के CFO ने कहा मैं मुसलसल देख रहा हूं पिछले कई दिनों से आप हर रोज रात को लेट जाते हैं, मतलब गो होम लेट
और सुबह जल्दी आ जाते हैं। मैं भी लेट जाता हूँ। ऐसी क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है? तो भाईजान ने कहा सर मुझे काम करने का बचपन से शौक है, तो मैं अपना शौक पूरा करता हूं। सीएफओ ने कहा मुझे ऐसे ही बंदे की तलाश थी। सीएफओ ने, अच्छा अब सीएफओ क्या कह रहा है? सीएफओ ये कह रहा है कि हम आपको ऑफर करते हैं जैसे ही आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो आप हमारे पास मैनेजर अकाउंट की पोस्ट खाली है उधर आ जाए। अब टीम मेंबर सोच रहा है, कह रहा है सोच के जवाब देता हूं। सोच रहा है, बताइए थ्रेट राइज हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो ये भी एक सिचुएशन है, लेकिन याद रखें इसमें अभी सोच रहा है, गया नहीं है। थ्रेट राइज हो गया, एक सिचुएशन में। ये तीनों सिचुएशन, इसको कह लेते हैं सी सिचुएशन। सी सिचुएशन, ये तीनों सिचुएशन समझ आ गए? तीनों सिचुएशन। और अब फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन क्या है? ये इसको सी को कर लेते हैं नीचे, ये क्या? ये सेशन सुनिए जिसमें हमारा टीम मेंबर, ये अगली सेशन सेशन डी, जिसमें हमारा टीम मेंबर क्लाइंट पे गया फिर वापस आ गया, फिर भेज रहे हैं, फिर भेज रहे हैं, यानी उसका आना जाना लगा हुआ है। अब ये क्या सिचुएशन है? बाजू का ऐसा होता है क्लाइंट, अच्छा आपको इतना तो पता है ना ऑडिटर की जॉब में काउंटिंग भी शामिल है। यानी आप, अच्छा जैसे ऑडिट का पेपर देने के लिए अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है, फ्रेमवर्क की आईएफआरएस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डेप्रिसिएशन की, इन्वेंट्री की, रीवैल्यूएशन वगैरह की, प्रोविजंस की, एडजस्टिंग। ये तो हमारे जॉब में जो ऑडिट होता है ना, ऑडिटर वो अकाउंटेंट की जॉब को समझ रहा होता है और जरूरत पड़ने पे वो काम खुद कर भी सकता है। अब देखिए कि बंदा जो अकाउंटेंट के काम को चेक कर रहा है, तो जो बंदा चेक कर रहा है क्या उसे वो काम करना नहीं आता होगा? बिल्कुल करना आता है। क्लाइंट क्या कहता है, समटाइम क्लाइंट का मैनेजर अकाउंट्स 3 महीने की अचानक छुट्टी पे चला जाता है, या वो इतला दिए बगैर फौरी रिजाइन कर लेता है, और नेक्स्ट पोस्ट को फिल करने के लिए, उसकी पोस्ट को फिल करने के लिए 2-3 महीने चाहिए होते हैं, इंटरव्यू वगैरह करना है, इश्तिहार देना है, इस तरह की दूसरी चीजें। तो क्लाइंट हमारी फर्म के पार्टनर से कहता है सर आप ऐसा कीजिए, आर्जी तौर पे आप आर्जी तौर पे अपने किसी टीम मेंबर को जिसने हमारे पास रह के काम किया हो, सीखा, उसे भेज दें। हम 3 महीने 2-3 महीने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उससे काम करवाएंगे। जब हमारा मैनेजर वापस आ जाए या जब हम न्यू पर्सन को अपॉइंट कर दें, इसको हम वापस भेज देंगे। पार्टनर कहता ठीक है, इसको भेज दिया। अच्छा एक तो इसको भेजते वक्त भी प्रॉब्लम होती है। क्या? हम उसको भेजते वक्त कहते हैं ओ भाईजान आइंदा से हमारा और आपकी खत्म और आपकी और क्लाइंट की शुरू। आपने लेकिन जो काम करना है क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करना है, अंडर सुपरविजन ऑफ क्लाइंट करना है, और खबरदार अपनी मर्जी से कोई काम ना करना, अपनी मर्जी से कोई काम ना करना। ऐसा ना हो तुम्हें एक बैंक की ब्रांच में अकाउंटेंट बना के भेजा जा रहा है और तुम्हें यह कहा गया है कि जो भी लोन की एप्लीकेशंस आए उसे प्रोसेस करो, और तुम उनको प्रोसेस करते करते एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते हुए, चेक करते हुए कि सारी चीजें ठीक लगी है, कहीं ऐसा ना हो लोन को प्रूव भी कर दो। तुमने सिर्फ क्लाइंट का उतना काम करना है जितना क्लाइंट कहेगा। डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर। इसलिए कि डिसीजन मेकिंग की और डिसीजन गलत हो गया ना तो क्लाइंट तुम्हारी क्लास तो करे ही करेगा, साथ में हो सकता है हमारी फर्म के खिलाफ भी केस कर दे कि मेरा नुकसान हुआ है तुम्हारे बंदे की वजह से, तुम पूरा करो। एक तो ये इशू है, लेकिन ये इशू छोटा है। बड़ा इशू पता क्या है? अब मुझे बताइए 3 महीने के बाद जब ये वापस आएगा फर्म में, तो वापस आ गया, साल खत्म हो गया, अब हमने इस क्लाइंट का ऑडिट करना है। पार्टनर क्या चाहेगा? इसी बंदे को भेज दें कि ना ऑडिट टीम का हिस्सा बना के, बिल्कुल भेज देना चाहिए, इसी बंदे को ऑडिट टीम का हिस्सा बना के भेज देना चाहिए। पार्टनर ये चाहेगा क्योंकि उसे टीम कंपनी के काम को समझता है। ये 2-3 महीने उधर रह क्या है। हाँ, अब इसमें इशू क्या राइज होगा वो भी डिस्कस करते हैं। पहले सिचुएशन समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये ए सिचुएशन में, बी सिचुएशन में, सी में और डी में क्या फर्क है समझ आ गया? इसको ना कोड ऑफ एथिक्स ने डिफरेंट नेम से बुलाया हुआ है, लेकिन वो नाम आप याद कर लें तो बेहतर है। केस स्टडी में हमेशा सिचुएशन बना के आपसे पूछेगा, आपने पहचानना होगा ये कौन सी सिचुएशन है। एक लास्ट सिचुएशन है, वो क्या? अभी भी एक, वो क्या है? वो है ये
क्या है, इधर भी है और उधर भी है, उधर डायरेक्ट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली को शो कर रही है। वरना अगर इधर इसको छोड़ के सिर्फ इधर काम कर रहे हैं ना, वो ए सिचुएशन होगी। अगर इसको छोड़ के सिर्फ इधर काम करे वो बी सिचुएशन होगी। और अगर दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली काम कर रहा हो, ये है ई सिचुएशन। और डी सिचुएशन क्या है, टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट। टेम्परेरी डी को इसको कहते हैं टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट। सी को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट विद एश्योरेंस क्लाइंट, ठीक है। और बी को कहते हैं रीसेंट सर्विसेज विद क्लाइंट। बहरहाल हमें इनके नाम से गर्ज नहीं है, सिचुएशन में एक दफा फिर देख के मुझे बताएं फर्क सब में समझ आ गया आपको। चलिए अब मुझे यह बताइए अगर फर्क समझ आया। ए सिचुएशन, ऑडिट टीम में काम कर रहा था, अच्छा भला ऑडिट फर्म को छोड़ के क्लाइंट पे चला गया, कौन सा थ्रेट राइज होता है भाई, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है। कैसे राइज होता है, क्योंकि जब ये टीम इधर जाएगी ऑडिट करने के लिए, क्या ये जो टीम ये इसकी वाकिफ नहीं होगी, तो इसमें थ्रेट राइज, कौन सा थ्रेट राइज होता है, फेमिलियरिटी थ्रेट। और अगर वो बंदा जो क्लाइंट कंपनी छोड़ के चला गया ना, वो पार्टनर हो ना, तो इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज होता है, इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज होता है। अगर ये डिपेंड करता है कि बंदा जो छोड़ के गया है ना, ये किस रैंक का था, ठीक है। ये जो टीम ऑडिट करने के लिए जाएगी ना, अगर ये मैनेजर रैंक का तो बंदा था, तो मैनेजर के साथ फेमिलियरिटी थ्रेट, और ये मैनेजर है और जूनियर टीम ऑडिट करने के लिए, जूनियर टीम में भी कुछ लोग शामिल है, उनके साथ इसका क्या ताल्लुक होगा, इंटिमिडेशन थ्रेट। तो बहरहाल हम सिर्फ फेमिलियरिटी थ्रेट की बात करते हैं अभी फिलहाल, डिस्कशन को सिंपल है। फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि मैंने पोस्ट किया, पोजीशन क्या है इसके क्लाइंट में, इसका अभी कोई फर्म के साथ कोई लेना देना है तो नहीं, लायबिलिटी वाला, टाइम पीरियड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सेफगार्ड क्या हो सकता है, रोटेशन वाला सेफगार्ड यहाँ पे नहीं हो, क्यों, क्योंकि रोटेट हम उस पर्सन को करते हैं जो हमारी ऑडिट टीम में फर्म में हो। अब क्लाइंट में उसको हमारी थोड़ी चलेगी, उसमें थोड़ी चलेगी। तो इसमें हमने कोशिश करनी है ऐसे स्टाफ को भेजे जो उसके साथ रिलेटेड नहीं था और इसकी निस्बत ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ है। एक्सपीरियंस स्टाफ क्यों भेजने को कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ना एक फेमिलियरिटी थ्रेट के अलावा एक और बड़ा इशू होता है। फेमिलियरिटी थ्रेट के अलावा इंटिमिडेशन एक इशू ये होता है कि ये बंदा अगर चाहे तो बेहतरीन तरीके से फ्रॉड कर सकता है क्लाइंट में, बेहतरीन तरीके से फ्रॉड कर सकता है। बेहतरीन तरीके से कैसे फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि हमारे सारे दाव पे से वाकिफ है। तो हमें सेफगार्ड में दो काम हम लाजमी करते हैं सिचुएशन में। एक, अपने ऑडिट प्लान को चेंज कर लेते हैं ताकि इसे पता ना चले कि अब हम क्या करने, और दूसरा एक्सपीरियंस टीम को भेजते हैं जो इसके चक्रों में ना आए, क्योंकि ये हमारा पेटी बाई रहा है, इसको सारा पता है कि हम किस तरीके से ऑडिट करते हैं किस तरीके से नहीं करते। ए सिचुएशन क्लियर। बी सिचुएशन पे आइए। क्लाइंट को छोड़ के फर्म में आया और पार्टनर ने कहा तुम्हें टीम का हिस्सा बना के ऑडिट करने के लिए भेज देते हैं। कौन सा थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट और फेमिलियरिटी थ्रेट। फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है, पोजीशन, टाइम पीरियड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है अगर तो जिस साल इसने क्लाइंट में काम किया है उसी साल इसको ऑडिट टीम का हिस्सा बना के भेजने की सोच रहे हैं ना, हरगिज ना करे, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है, थ्रेट बहुत ज्यादा है। सेम ईयर में नहीं भेज सकते इसको, नेक्स्ट ईयर में भेज सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में, लेकिन नेक्स्ट ईयर में भी सेफगार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे। क्या सेफगार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे कि रोटेशन कर दें, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर लें, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करें, क्योंकि बहरहाल थ्रेट अभी भी है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी है, फेमिलियरिटी थ्रेट भी है। बी वाली सिचुएशन में एग्री करते हैं। ए और बी में फर्क समझ आ रहा है, वो कौन सा थ्रेट है जो बी में है और ए में नहीं है, और क्यों, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इसलिए कि जब वो बी वाली सिचुएशन में अपना काम खुद चेक कर रहा होगा, ए वाली सिचुएशन में नहीं। नेक्स्ट सी जिसमें अभी सोच रहा है सेल्फ इंटरेस्ट राइज होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस किस चीज पे डिपेंड करती है कि वो विलिंग टू एक्सेप्ट है कि नहीं है। अगर तो वो विलिंग टू एक्सेप्ट है तो थ्रेट बहुत ज्यादा, और अगर अभी वो अनडिसाइडेड है तो सेफगार्ड क्या हो सकते हैं। अच्छा पहला सेफगार्ड आपने गलत बताना है,
सेफगार्ड क्या हो सकते हैं? शाबाश शाबाश शाबाश, नोटिफाई कर रहे, टीम मेंबर नोटिफाई करे हमको। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप बता देंगे, शाबाश, नोटिफाई कर। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद उस टीम मेंबर को रोटेट कर दिया जाएगा, उसके रिव्यूअर, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर अपॉइंट करके उसके काम को चेक करवा लिया जाएगा। सी हो गया। डी, आरजी तौर पर गया वापिस और अब उसे टीम मेंबर का हिस्सा बना के भेजने की सोची जाए। सेल्फ रिव्यू थ्रेड, सेल्फ फेमिलियरिटी थ्रेड भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आ जाएगा। तो क्या सेफगार्ड होने चाहिए? इसको ऑडिट टीम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई और काम दे देना, कोई और काम दे, और रिव्यूअर भी पॉइंट कर लें। शाबाश। और ई के लिए सिर्फ एक ही लफ्ज है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। यानी आप, हाँ ये वाकई क्या मजाक है, उधर ऑडिटर है, सुबह के वक्त ऑडिटर है, शाम के वक्त काम खुद करना, सुबह के वक्त काम खुद चेक कर लेता है। लॉ कहता है साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट की इजाजत नहीं है। अब एग्जाम में सबसे अहम चीज, आज हमने 5 सिचुएशंस पढ़ी हैं, ये पांचों की पांचों चूंकि एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करती हैं, इसीलिए आपने जो इसमें सबसे बड़ी गलती करनी है ना, वो गलत सिचुएशन की तरफ पहुंच जाना। वो पूछ कोई और रहा होगा, सिचुएशन पूछ रहा होगा बी, आप ए के मुताबिक आंसर कर देंगे। तो इसी चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको देख के ही आपको कुछ होने लग गया था। अच्छा एक मिनट है, मुझे ये बताइए कल जो आपको असाइनमेंट दी थी उसमें आपको कितना टाइम लगा? कितने स्टूडेंट्स ने वो 3 घंटे या उससे कम में असाइनमेंट कर ली थी? देखिए आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 3 घंटे या उससे कम में असाइनमेंट कर ली थी। इस असाइनमेंट में आप नोट कीजिए 14A लिखा है, 6A, 15B, 3B, 8, ये सिर्फ पार्ट्स दिए गए हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं है। अगर इन 4 पार्ट्स को इकट्ठा करें ना, आपने भी क्वेश्चन किए हैं, 3 या 4 पार्ट्स को इकट्ठा करें फिर एक क्वेश्चन में 3-4 पार्ट्स होते ही है ना, तो असल में आप गिन रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 क्वेश्चन, लेकिन असल में ये 5 से 6 क्वेश्चन हैं, क्योंकि पार्ट्स हैं। तो क्या ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं? यस, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। क्या ये सारे क्वेश्चन कल करके लाने हैं? यस, ये सारे क्वेश्चन कल करके लाने हैं। ये सारे क्वेश्चन देखिए, इससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे ही कल बिल्कुल आना, क्यों नहीं आना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। हाँ एक काम कर लीजिए, अगर आपको लगे कि कोई सिचुएशन डुप्लीकेट, चले ये तो बल्कि आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो खत्म हो जाएंगे, चलें ऐसे कर लेते हैं। अगर कोई सिचुएशन डुप्लीकेट हो रही हो ना, तो आपने सिर्फ उस सिचुएशन की हेडिंग लिख देनी है, ताकि मुझे पता चल जाए आप सही हेडिंग पे पहुंच गए हैं। रेफर कर रहे हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन हुआ वो कंप्लीट लिखना है, सेकंड टाइम रेफर करना है, हर क्वेश्चन को रेफर नहीं कर देना। ये तो आपकी 1 घंटे की असाइनमेंट नहीं रही, अब मर्जी आपकी। चले आज का लेक्चर, अच्छा लॉन्ग एसोसिएशन वाला नहीं पढ़ा? हाँ लॉन्ग एसोसिएशन वाला पढ़ तो लिया, 7 ईयर्स, ऐसे ना करे, पढ़ लिया, 7 ईयर्स डिस्कशन हो गई है ना, कल बाकायदा डिस्कशन कर लेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन। तो 7 ईयर अमजद का बेटा, कैसर का बेटा, उसमें 7 ईयर था नहीं, वो यही तो सिचुएशन थी। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।